हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है पूंजी बजटन, एक निवेश निर्णय विधि। पूंजी का बजटन या निवेश का निर्णय किस प्रकार किया जाए उसके ऊपर आधारित आज का हमारा लेक्चर है। कैपिटल बजटिंग या पूंजी बजटन जो है वस्तुतः क्या है? प्लानिंग फॉर कैपिटल एसेट्स, यानी हमारी जो पूंजीगत संपत्तियां हैं उनके लिए एक योजना है। और वो योजना कैसे बनाई जाएगी, किन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई जाएगी? सबसे पहले पेबैक पीरियड, कितने समय में हमें वो धन जो हमने निवेश किया है वापस प्राप्त हो जाएगा। दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू, उसका वर्तमान मूल्य जो क्या होगा। और तीसरा वो जो निवेश हम करेंगे जिस परियोजना पर या जिस प्रोजेक्ट पर हम निवेश करेंगे उसकी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आंतरिक प्रत्याय दर क्या होगी। इन सभी बिंदुओं का विस्तार से आज के लेक्चर में हम अध्ययन करेंगे। आज के लेक्चर में मुख्यतः जो हम टॉपिक्स कवर करेंगे वो है डेफिनेशन ऑफ बजट, बजट की परिभाषा, बजट के क्षेत्र और प्रकार, पूंजी बजटन, पूंजी बजटन का महत्व, पूंजी बजटन परियोजना, पूंजी बजटन का वर्गीकरण और कितने चरणों में इसका वर्गीकरण किया जाता है। 8 चरण जो है उन 8 चरणों का, और मूल्यांकन का क्या क्राइटेरिया, क्या क्षेत्र होगा, और हम जो निवेश करने जा रहे हैं उसका अप्रेजल किस प्रकार होगा। इन सभी बिंदुओं को आज के इस लेक्चर में हम इंक्लूड करने वाले हैं। सबसे पहले लेते हैं बजट की परिभाषा। बजट एक प्रकार का प्रबंध उपकरण है। किसके लिए? हमारी जो भविष्य की जो क्रियाएं होने वाली हैं उनकी योजना बनाने और उस पर नियंत्रण स्थापित करने का। अर्थात भविष्य की योजनाओं पर उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए जो टूल या उपकरण यूज किया जाता है वही बजट कहलाता है। वित्तीय प्रबंध या वित्तीय प्रबंध जो विषय है उसकी परिभाषा के उसके अनुसार हम परिभाषा देना चाहें तो बजट क्या है? उधार लेने और खर्च करने की एक योजना है। उधार लेने, खर्च करने और बचत करने, इन तीनों की एक योजना है। और अधिक विस्तृत शब्दों में कहें तो बजट एक वित्तीय योजना है या फिर एक लिस्ट है सभी हमारी जो योजनाएं हैं किनकी, खर्चे और हमारी जो आगम रेवेन्यू होगी, आय, उनकी एक योजना होगी कि कितने खर्चे होंगे, कितनी आय होगी। इन सब का एक विस्तृत ब्यौरा बजट कहलाता है। बजट के प्रकार, लचीलेपन के आधार पर 2 प्रकार के बजट हैं, स्थिर बजट और परिवर्तनशील बजट। समय के आधार पर भी 2 प्रकार के बजट हैं, अल्प अवधि बजट और दीर्घ अवधि बजट। और कार्य के आधार पर, फंक्शनैलिटी के आधार पर अनेक प्रकार के बजट होते हैं, जैसे सेल्स बजट, उत्पादन बजट, विपणन बजट, प्रोजेक्ट बजट, रेवेन्यू बजट, कैश फ्लो, जिसे हम कैश बजट भी कह सकते हैं। इस प्रकार अनेक प्रकार के बजट होते हैं। अब पूंजी बजटन जो है ये 2 शब्दों से मिलकर बना है। सबसे पहले तो कैपिटल, दूसरा है बजट। कैपिटल हम जान चुके हैं कैपिटल क्या होती है। ऑपरेटिंग एसेट यूज्ड फॉर प्रोडक्शन, एक ऑपरेटिंग संपत्ति है जो प्रोडक्शन के लिए यूज़ की जाती है। बजट एक प्लान होता है, एक विस्तृत योजना होती है कैश इनफ्लो और कैश आउटफ्लो की, एक निश्चित समयावधि के लिए। तो इन दोनों शब्दों को मिलाकर कैपिटल बजटिंग बना है। कैपिटल बजटिंग क्या है? एक प्रक्रिया है विश्लेषण की जो हमारे प्रोजेक्ट हैं, और उन प्रोजेक्ट का विश्लेषण करने के पश्चात ये निर्णय करना कि किसमें निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अब
कैपिटल बजटिंग जो पूंजी बजटन है उसका महत्व क्या है? वृद्धि, बड़ी अमाउंट होती हैं, इरिवर्सिबिलिटी होती है, कॉम्प्लेक्सिटी होती है, रिस्क होती है, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस होते हैं। जब भी हम किसी परियोजना में निवेश करते हैं तो हम सोचते हैं कि उस योजना में निवेश करने के बाद में क्या ग्रोथ होगी, हम जो निवेश कर रहे हैं उसमें क्या ग्रोथ होगी। एक बहुत बड़ी अमाउंट हम उसमें निवेश कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली उसमें रिस्क फैक्टर इंक्लूड हो जाता है। हम रिवर्स नहीं जा सकते हैं। एक बार हमने किसी प्रोजेक्ट में उसमें निवेश करने का निर्णय ले लिया और हमने उस पर कार्य करना प्रारंभ कर दिया तो रिवर्स जाने का जो हमारा ऑप्शन है वो समाप्त हो जाता है। हमें आगे ही बढ़ना होता है, पीछे नहीं जा सकते हैं। तो इस प्रकार ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हो जाता है और दीर्घकालिक इम्प्लीकेशंस प्रॉब्लम होती हैं। तो इन सभी को दृष्टिगत रखते हुए पूंजी बजटन अति महत्वपूर्ण होता है। पूंजी बजटन निर्णयन जो होता है उसके लाभ क्या हैं? पूंजी बजटन निर्णयन मूल्यांकन करता है जो हमारा प्रस्तावित परियोजना है उसके बारे में फोरकास्ट, भविष्यवाणी करने के लिए कि उससे हमें कितना रिटर्न मिलेगा और वो जो रिटर्न मिलेगा क्या वो पर्याप्त होगा अथवा नहीं होगा। अब पर्याप्त होने की क्या परिभाषा है कि जो हम उस परियोजना में निवेश कर रहे हैं उससे हमें कम से कम इतना तो हमें लाभ मिले कि उस पूंजी को हम उस परियोजना में निवेश नहीं करके कहीं और निवेश करते हैं तो उससे हमें जितना रिटर्न मिलता कम से कम उतना रिटर्न तो हमें मिलना ही चाहिए। पूंजी बजटन निर्णयन मूल्यांकन करता है जो खर्चे होने वाले उनका निर्णय और जो सम्मिलित करते हैं वर्तमान आउटफ्लो। जब हम किसी परियोजना पर निवेश करते तो सर्वप्रथम उसमें आउटफ्लो होगा, कैश हमसे जाएगा विभिन्न प्रकार की मशीनरी, संयंत्र, प्लॉट्स वगैरह खरीदने के लिए। तो इन सब के लिए जब खरीदने के लिए आउटफ्लो होगा तो हम ये मान के चलते हैं कि वो जो आउटफ्लो हो रहा है इन फ्यूचर हमें उससे बेनिफिट होगा कुछ समय बाद में, जो अमूमन 1 वर्ष माना जाता है कि 1 वर्ष बाद में हमें निश्चित रूप से इसे बेनिफिट होगा। पूंजी बजटन में परियोजना का वर्गीकरण कैसे किया जाए? नए परियोजना और सेवाओं की स्थापना, इसके लिए हमें कैपिटल बजटिंग की आवश्यकता होती है। हम कोई बिल्कुल ही नया प्रोजेक्ट लगाने जा रहे हैं या कोई नई सेवा प्रदान करने जा रहे हैं तो उसके लिए पूंजी बजटन अत्यंत आवश्यक है। दूसरा होता है प्रतिस्थापन परियोजना। प्रतिस्थापन परियोजनाएं वो होती हैं जिसमें हम एग्जिस्टिंग परियोजना को नई परियोजना से रिप्लेस करते हैं। जैसे किसी पुरानी मशीन को नई मशीन से रिप्लेस करना या किसी पुराने प्रोजेक्ट को बंद करके उसके स्थान पर नया प्रोजेक्ट स्थापित करना। इसमें मुख्यतः मरम्मत और लागत कम करने की जो तरीके होते हैं वो सम्मिलित किए जाते हैं। एक्सपांशन ऑफ एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, वर्तमान में जो हमारी परियोजना है उसका विस्तार करना। अभी हमारी माना कि 1000 यूनिट बनाने की क्षमता है तो हम उसे 1500 या 2000 यूनिट बनाने पर ले जाते हैं तो वहाँ पर भी कैपिटल बजटिंग की आवश्यकता होती है। अनुसंधान और विकास के जो प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर दीर्घकालीन अनुबंध होते हैं वहाँ पर, और सुरक्षा और पर्यावरण संबंधी जो प्रोजेक्ट होते हैं वहाँ पर कैपिटल बजटिंग की मुख्यतः आवश्यकता होती है। तो कैपिटल बजटिंग जो है एक प्रक्रिया है जिसमें हम क्या निर्धारित करते हैं कि एक फर्म जो दीर्घ अवधि निवेश कर रही है, जैसे कि किसी मशीन में या फिर किसी मशीन को प्रतिस्थापित करने में या नया प्लांट लगाने में या कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने में या फिर रिसर्च और डेवलपमेंट आदि में, तो उसके बारे में निवेश निर्णय कैपिटल बजटिंग के अंतर्गत लिया जाता है। अब किस प्रकार की जाए कैपिटल बजटिंग? इसके 8 चरण हैं। सबसे पहले तो अपने पास एक बहुत ही ज़बरदस्त आइडिया होना चाहिए।
हमें कहाँ निवेश करना है, इसके बारे में एक बहुत ही बढ़िया आइडिया होना चाहिए, विचार होना चाहिए। और वो विचार कैसे आएगा कि जो प्रोजेक्ट हमारे मस्तिष्क में है उसकी आवश्यकता क्या है, इसके ऊपर अपन विचार करें तो हमें निश्चित रूप से एक नया विचार मिलेगा। अब ये निर्णय होने के बाद में कि हमारे मन में, मस्तिष्क में एक विचार आ गया कि हम इस प्रोजेक्ट पे निवेश करेंगे, फिर एक उपयुक्त प्रोजेक्ट को देखना प्रारंभ करना होता है। तीसरा चरण, वो जो प्रोजेक्ट है उसके विकल्प क्या है, विकल्पों की तलाश करना, उसके क्या विकल्प हो सकते हैं। जैसे हमने हमारे मस्तिष्क में एक विचार आया कि हम ईंट बनाने का एक संयंत्र लगाएंगे, तो अब ईंट में कौन सी ईंट बनाएंगे हम, क्या मिट्टी की ईंट बनाएंगे या सीमेंट की ईंट बनाएंगे, क्या क्या अल्टरनेटिव्स हैं, क्या क्या विकल्प है, उन विकल्पों की तलाश करना होता है। चौथा जो चरण है वो है वित्तीय विश्लेषण करना। जो प्रोजेक्ट हम लगाने जा रहे हैं उसमें कितने निवेश की आवश्यकता होगी, ये निर्धारित हो जाने के बाद विकल्पों की विश्लेषण करना और उसमें से सबसे उपयुक्त विकल्प कौन सा होगा उसका निर्धारण करना। छठा चरण, उस प्रोजेक्ट को निर्णय लेना कि हाँ फाइनली मुझे इस प्रोजेक्ट पे काम करना है। मॉनिटर प्रोजेक्ट अलोंग विथ रेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब निर्णय हो जाने के बाद में उसकी मॉनिटरिंग किसके साथ करनी है, जो शेष जो उसी प्रकार के प्रोजेक्ट हैं उनसे कंपैरिजन करते हुए हमारे प्रोजेक्ट का निर्णय करना होता है। और लास्ट जो होता है, उस प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने के बाद में उसका जो है ऑडिटिंग करना कि क्या वास्तव में हमारा निर्णय सही रहा या नहीं रहा। अब मूल्यांकन का जो क्राइटेरिया वो कैसा हो, किस प्रकार मूल्यांकन किया जाए प्रोजेक्ट का, पूंजी बजटन का जो हमारे प्रपोजल्स हैं उनका किस प्रकार मूल्यांकन किया जाए, उसे हम दो भागों में बांट सकते हैं। पहला जो भाग है वो है नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया और दूसरा जो भाग है वो डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया। नॉन डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया में दो विधियां हैं या दो तरीके हैं। पहला है पेबैक पीरियड और दूसरा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न। डिस्काउंटिंग क्राइटेरिया जो हैं वो चार भागों में हैं। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड, दूसरा नेट प्रेजेंट वैल्यू, तीसरा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स और चौथा जो है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। सबसे पहले अपन लेते हैं नॉन डिस्काउंटिंग। उसमें पहला है पेबैक पीरियड मेथड, पुनर्भुगतान अवधि विधि। तो इसको कुछ इस प्रकार परिभाषित किया जा सकता है कि जिस परियोजना में हमने निवेश किया है वो निवेश हमें कितने वर्षों में पुनः प्राप्त हो जाएगा। माना कि हमने किसी एक परियोजना में 1 लाख रुपए निवेश किए तो वो 1 लाख रुपए हमें कितने समय में पुनः प्राप्त हो जाएंगे, उस समय का आकलन करना पुनर्भुगतान अवधि विधि कहलाती हैं। अब इसमें दो कंडीशन हो सकती हैं। पहली कंडीशन तो यह है कि जो कैश इनफ्लो होगा, प्रोजेक्ट में हमने पैसे लगाए, उसके बाद जो इनफ्लो होगा हमारी तरफ वो इक्वल है कि प्रत्येक वर्ष समान हमें इनफ्लो होगा। माना कि हमने 1 लाख रुपए लगाए और उस 1 लाख रुपए से प्रतिवर्ष हमें 20,000 रुपये मिलेंगे 5 वर्ष तक। तो इस प्रकार 5 वर्ष में हमारे 1 लाख रुपए वसूल हो जाएंगे। तो पेबैक पीरियड हो गया 5 ईयर। ये तो कंडीशन है कि जब कैश इनफ्लो जो है वो एक जैसा हो, प्रतिवर्ष समान रहे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं है। लेकिन वस्तुतः ऐसा होता नहीं है। प्रारंभिक वर्षों में कैश इनफ्लो कम होता है किसी प्रोजेक्ट में और आगे के वर्षों में ज़्यादा होता है। तो जो दूसरा जो मेथड है, दूसरी जो कंडीशन है वो है कि जो हमारा कैश इनफ्लो है वो कांस्टेंट नहीं है, प्रत्येक वर्ष बदलता रहता है। तो ऐसी स्थिति में पुनर्भुगतान अवधि की गणना कैसे की जाएगी?
जो पूर्ण वर्ष हैं उनमें हम जोड़ेंगे। अब कितना इनफ्लो और चाहिए और उसको हम भाग दे देंगे अगले वर्ष में जो इनफ्लो हैं उससे और डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे जो महीने हैं 12 उनसे। दूसरा जो विधि है औसत प्रत्याय विधि, औसत प्रत्याय दर विधि, एवरेज रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इस विधि में प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड डेप्रिसिएशन PBIT, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और इसकी गणना जो है एवरेज रेट ऑफ रिटर्न की किस प्रकार की जाएगी। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स और बिफोर डेप्रिसिएशन। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स होगा उसको एवरेज इन्वेस्टमेंट जो हमने किया है उससे डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इस प्रकार हमारा एवरेज रेट ऑफ रिटर्न आएगा, वो एवरेज इन्वेस्टमेंट के ऊपर। दूसरा इनिशियल इन्वेस्टमेंट पर भी कर सकते हैं। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स उसको डिवाइड करेंगे इनिशियल इन्वेस्टमेंट, हमने प्रारंभिक रूप से कैसे निवेश किया उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। इन सभी विधियों की विस्तार से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के साथ हम आगे के लेक्चर्स में चर्चा करेंगे। तीसरा जो है डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड मेथड। इस विधि में जो कैश इनफ्लो लिए जाते हैं वो डिस्काउंटेड होते हैं और उनको डिस्काउंटेड किस प्रकार किया जाता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर के आधार पर। यानी जो इनफ्लो हैं उसको उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करके हम डिस्काउंटेड कर देते हैं और इस प्रकार जो हमें जो प्राप्त होता है इनफ्लो वो डिस्काउंटेड इनफ्लो होता है। तो यहाँ पर हम प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से कैश इनफ्लो को मल्टीप्लाई करते हैं। डिस्काउंटेड पेबैक पीरियड इक्वल टू कैसे ज्ञात किया जाएगा, कंप्लीटेड ईयर्स, पूर्ण वर्ष कितने हो गए, प्लस रिक्वायर्ड इनफ्लो अब कितना और चाहिए, डिवाइड बाय इनफ्लो ऑफ नेक्स्ट ईयर इंटू 12। ये पिछले विधि के जैसे ही है लेकिन यहाँ पर नेट प्रेजेंट वैल्यू फैक्टर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। अगली जो विधि है नेट प्रेजेंट वैल्यू मेथड NPV मेथड। इस विधि को सबसे अच्छी विधि कहा जाता है जो हमारे निवेश प्रस्ताव हैं उसके निर्णय के लिए। यहाँ पर अकाउंट टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हमें इनफ्लो प्राप्त होगा उसकी शुद्ध वर्तमान मूल्य कितना होगा उसका आधार पर निर्णय लिए जाते हैं। और निर्णय किस प्रकार लिए जाते हैं, अगर शुद्ध वर्तमान मूल्य 0 से ज़्यादा है तो हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, 0 से कम है तो हम उसे स्वीकार नहीं करेंगे और 0 के बराबर है तो हम उसको स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते हैं। अगली जो विधि है वो है लाभदायकता सूचकांक विधि, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स मेथड। इस विधि में हम प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स के आधार पर निवेश का निर्णय लेते थे। लाभदायकता सूचकांक अगर वो 1 से ज़्यादा है तो हम उसे एक्सेप्ट करते हैं और 1 से कम है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करते हैं। अब सवाल उठता है कि लाभदायकता सूचकांक किस प्रकार ज्ञात किया जाएगा, तो उसके लिए टोटल कैश इनफ्लो जो होता है उसे हम डिवाइड करेंगे, उसे हम लेस करेंगे माइनस टोटल कैश आउटफ्लो, यानी टोटल कैश इनफ्लो हुआ उसमें से टोटल कैश आउटफ्लो करेंगे और इस प्रकार हमें जो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स प्राप्त होगा उसको हम कंपेयर करेंगे 1 से। अगर वो 1 से ज़्यादा है तो एक्सेप्ट करेंगे, 1 से कम है तो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगली जो विधि है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आंतरिक दर पर प्रत्याय विधि। इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न क्या है कि एक प्रोजेक्ट जो जिस पर हमें आंतरिक प्रत्याय प्राप्त हो रही है और ये किस प्रकार ज्ञात की जाती है, ये एक भूल और सुधार ट्रायल एंड एरर मेथड द्वारा ज्ञात की जाती हैं और वहाँ पर प्रेजेंट वैल्यू जो कैश फ्लो की है, अगर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ आउटफ्लो उसके बराबर है तो वह
मानी जाएगी इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, आंतरिक प्रत्याय दर विधि। तो आंतरिक प्रत्याय दर विधि के लिए हम क्या करेंगे, भूल और सुधार विधि का प्रयोग करेंगे। यहाँ हम 2 सूत्रों का प्रयोग करेंगे। पहला जो है उच्च दर हाई रेट माइनस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ हाई रेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कैश फ्लो इनटू डिफरेंस इन रेट। दूसरा जो सूत्र प्रयोग करेंगे वो होगा IRR इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू लोअर रेट प्लस नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लोअर रेट डिवाइडेड बाय डिफरेंस इन कैश फ्लो इनटू डिफरेंस इन रेट। तो इस प्रकार इन दोनों सूत्रों का प्रयोग करते हुए हम जो हमारा है इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड, इस विधि से हम हमारे जो निवेश निर्णय हैं वो लेंगे। इन समस्त विधियों का हम एक एक विधि को लेते हुए विस्तार से अध्ययन हमारे जो आगामी लेक्चर्स होंगे उसमें करेंगे।